नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 समाजशास्त्र की पुस्तक भारतीय समाज एक परिचय का जो चतुर्थ अध्याय है, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, उसके दूसरे भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, आज का जो हमारा अध्याय है इसमें अध्ययन के प्रमुख बिंदु हैं तमिलनाडु के नाट्यकारों में जाति आधारित व्यापार व बैंकिंग व्यवस्था, उपनिवेशवाद व नए बाजारों का उदय, पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद के अंदर जो वस्तुकरण या पैकरण है वो क्या है, उपभोग क्या होता है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया क्या है और उदारीकरण की प्रक्रिया क्या है, तथा साथ ही साथ भूमंडलीकरण और उदारीकरण की वजह से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े हैं, तथा साथ ही साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर उदारीकरण के क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपको ये अध्याय पसंद आ रहे हैं, क्लासें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो इसके प्राप्त होते रहें। और कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट ज़रूर दें और बताएं कि आपको ये क्लासें कैसे लग रही। चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु के नाकटारों में जाति आधारित व्यापार व बैंकिंग व्यवस्था। देखिए, तमिलनाडु के अंदर एक प्रमुख जाति है चेटियार या नाकटार उसको बोला भी जाता है। यहाँ हम उसकी बैंकिंग और व्यापारिक गतिविधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तमिलनाडु के अंदर जो चेटियार हैं वो उनकी जो बैंकिंग की या जो व्यापारिक जो व्यवस्था है या जो बैंक की व्यवस्था है वो बड़ी ही प्रसिद्ध व्यवस्था रही है। उपनिवेशवाद से पूर्व भी और उपनिवेशवाद के पश्चात भी नाट्यकारों या कह सकते हैं चेटियार जो जाति है, इनका जो पूरा परिवार है वो या इनके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो सभी व्यावसायिक या वाणिज्य गतिविधियों के अंदर ही कार्य करते रहे हैं। एक तरीके से ये जो जाति है वो वाणिज्य या कह सकते हैं कि व्यापारिक जाति है। अधिकांशतः यहाँ जो इस जाति के लोग हैं वो व्यापार को ही अपना प्रमुख व्यवसाय बना के रखते हैं। अब देखिए, यहाँ उनकी बैंक की बात की जा रही है या उनकी बैंक व्यवस्था की बात की जा रही है, तो जो ये जो चेटियार हैं इनकी जो बैंक की व्यवस्था थी वो मूलतः संयुक्त परिवार के ऊपर आधारित थी। कहने का तात्पर्य ये कि चेटियार जो जाति है इनके लोग पूरे भारत में अपना व्यवसाय करते थे। साथ ही साथ इनके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं या इनकी जाति के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं व्यवसाय में रत थे। तो ये लोग, इन लोगों ने एक अपने यहाँ व्यवस्था क्रिएट की जिसको हम बैंक जैसी व्यवस्था कह सकते हैं, जिसमें ऋण लिया जा सकता है या जहाँ भुगतान किया जा सकता है या फिर जहाँ पैसे जमा करवाए जा सकते हैं। ऐसी जाति आधारित उन्होंने संयुक्त परिवार के अंदर एक बैंक की व्यवस्था स्थापित कर ली थी। जब भारत में बैंक जैसी व्यवस्था नहीं थी तब भी ये लोग बैंक जैसी प्रणाली या बैंक जैसी व्यवस्था को अपनाए हुए थे। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तमिलनाडु के अंदर कौन सी जाति है जिनके अंदर संयुक्त परिवार के तहत बैंकिंग की व्यवस्था पाई जाती थी। अब देखिए, ये जो इनकी बैंक थी या जो इनकी व्यापारिक गतिविधियां थी वो सारी की सारी जाति व नातेदारी संबंधों के माध्यम से संचालित होती थी। जो मैंने आपको ऊपर चर्चा कर ली है कि इनके सारे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो व्यवसाय से ही संबंधित थे। साथ ही साथ इस जाति के लोग व्यवसाय की ओर ही सदैव उन्मुख रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने अपनी जाति के आधारित और नातेदारी आधारित एक बैंकिंग व्यवस्था डेवलप कर ली थी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था का, देशीय पूंजीवादी व्यवस्था का, या भारत में एक कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। उपनिवेशवाद व नए बाजारों का उदय। देखिए, उपनिवेशवाद क्या है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं पहले के अध्याय में, और बात कर लेते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भारत के ऊपर जो शासन जब किया गया तो उस काल को या उस समय को उपनिवेशिक काल कहा जाता है।
और भारत है वो अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। तो जब अंग्रेज़ों का भारत उपनिवेश नहीं था या भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, उस समय भारत के अंदर जो बाज़ार है वो बड़ा ही उन्नत बाज़ार और बड़ा ही विकसित बाज़ार था। भारत है वो पूरे विश्व बाजार में या पूरी दुनिया में अपने सामान की आपूर्ति करता था, मतलब निर्यात करता था। भारत है पूरी दुनिया को अपनी वस्तुएं निर्यात करता था, जिसमें खासकर हथकरघा से संबंधित जो चीज़ें हैं, या जो कह सकते हैं कि मसाले हैं, या कह सकते हैं कि पर्सन है, ऐसी चीज़ें हैं, सिल्क है। तो ये चीज़ें थी, भारत पूरी दुनिया को, या सूती कपड़ा है, ये पूरी दुनिया को भारत निर्यात करता था। साथ ही साथ भारत की जो कृषि प्रणाली थी या जो कृषि आधारित जो व्यवस्था थी वो बड़ी ही उन्नत व्यवस्था थी, तथा लोग बड़े ही व्यवस्थित तरीके से अपने उत्पाद बाजार में बेचते भी थे, और वो जो उत्पाद हैं वो पूरी दुनिया में निर्यात भी किए जाते थे। लेकिन उपनिवेशवाद की वजह से, अंग्रेज़ों के भारत में आगमन की वजह से, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया। खासकर हमारे जो लघु व कुटीर उद्योग हैं या हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसको इन्होंने बड़ी ही हानि पहुंचाई। देखिए, उपनिवेशवाद अपने साथ साथ पूंजीवाद को भी साथ लेके आया। देखिए, औद्योगिकरण, नगरीकरण, या कह सकते हैं पूंजीवाद, ये अवधारणाएं यूरोपीय अवधारणाएं हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये पश्चिम से आई हैं। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो वो अपने साथ पूंजीवाद को भी लेके आए, और भारत में जो अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, या भारत जो अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, भारत के ऊपर जो शासन कर रहे थे अंग्रेज, उसको प्रबल करने में कहीं न कहीं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी सहयोगी साबित हुई है, क्योंकि उपनिवेशवाद है वो पूंजीवाद पे ही आधारित था। पूंजीवाद क्या है इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, लेकिन उपनिवेशवाद की समझने की बात यही है कि उपनिवेशवाद है वो पूंजीवाद के ऊपर आधारित है। अब देखिए, उपनिवेशवाद के पश्चात कच्चे माल और जो कृषि से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध करवाने का और निर्मित वस्तुओं के का एक उपभोक्ता बनने का। देखिए, दो चीज़ें समझने की बात है कि जहां भारत पहले अपने उत्पादकों को निर्यात करता था, वहीं अब उपनिवेशवाद के वजह से भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद से भारत केवल कृषि के जो उत्पादन थे उनको उत्पादित करने का एक प्रमुख साधन बन गया। अब जो कृषि के उत्पाद थे, जो वन के उत्पाद थे, या यहाँ की जो स्थानीय उत्पाद थे, उनके ऊपर अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कर लिया। वो यहाँ से कच्चा माल लेके जाने लग गए, मसाले लेके जाने लग गए, और उनका विनिर्माण, या कह सकते हैं कि उनसे जो वस्तुओं का निर्माण करने लग गए इंग्लैंड में, और वहाँ से जो निर्मित वस्तुएं हैं वो भारत में लेके आने लग गए। कहने का मतलब क्या, भारत केवल कच्चे माल का निर्यात करने लग गया, या यहाँ से कच्चा माल जाने लग गया, और जो बना बनाया माल था, जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब इंग्लैंड में प्रारंभ हुई तो उसके बाद में बड़ी मात्रा में वहाँ उत्पादन होने लग गया मशीनों के द्वारा। तो अब जब बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लग गया तो बाजार भी चाहिए उस माल को खपाने के लिए, उसकी आपूर्ति करने के लिए। तो उसमें से अंग्रेजों का भारत भी एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बन गया, या माल की आपूर्ति करने वाला स्थान बन गया। देखिए, हमारा ही कच्चा माल, लेकिन वो हमें ही अंग्रेजों के द्वारा विनिर्माण करके वापस से तैयार करके उच्च पैसों में बेचा जा रहा था। अब उपनिवेशवाद की वजह से या उपनिवेश काल की वजह से ही भारत में जो हथकरघा उद्योग है और जो लघु कुटीर उद्योग हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। और देखिए, जहाँ एक तरफ उपनिवेशवाद की वजह से भारत में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी वो समाप्त होती जा रही थी, लघु कुटीर उद्योग समाप्त होते जा रहे थे, वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखिए, दूसरा पहलू ये है कि उपनिवेशवाद की वजह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, तो उसके साथ साथ यूरोपीय जो व्यापारिक समूह है या यूरोप के जो व्यापारिक लोग हैं, व्यापारी हैं, उनका प्रवेश भी भारत में हुआ। जब उनका प्रवेश भारत में हुआ तो उसका जो फायदा है वो यहाँ के भारत के जो स्वदेशी व्यापारी थे या जो लोकल साहूकार थे उनको बड़ा ही बेनिफिट इसका हुआ।
इन लोगों ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाया और उन्होंने क्या किया, इन साहूकारों ने अपना व्यापार है, अपना व्यवसाय है पूरी दुनिया में और यूरोपीय देशों में फैलाया। इसका एक प्रमुख उदाहरण हम देख सकते हैं मारवाड़ी समुदाय। राजस्थान का जो इलाका है, जोधपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, पाली है, मेड़ता है, इस तरफ का जो विशेष समुदाय जिसको मारवाड़ी समुदाय बोला जाता है, उस समुदाय ने इसका बड़ा ही बेनिफिट उठाया और आज उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया में हम मारवाड़ी समुदाय का व्यवसाय देखते हैं। मारवाड़ियों का जो प्रतिनिधित्व है वो बिरला परिवार जैसे नामी औद्योगिक घराने भी कर रहे हैं। बिरला का आप जानते ही हैं, राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है इसमें इन्होंने बीट्स के नाम से बहुत बड़ा संस्थान भी खोल रखा है और आदित्य बिरला ग्रुप है वो इन्हीं मारवाड़ियों का या बिरला परिवार का ही है। और इसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो किसी न किसी कोने में आपको मारवाड़ी समुदाय ज़रूर मिल जाएगा, या कह सकते हैं कि किसी न किसी व्यवसाय में मारवाड़ी समुदाय ज़रूर कार्य करता हुआ मिल जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में। देखिए, पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में, देखिए मुख्यतः दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, 3 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि जब उत्पादन की प्रणालियों पे सारे समाज का या सरकार का अधिकार होता है और सारी की सारी उत्पादन की प्रणालियां हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत होती है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं या समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की प्रणालियां निजी हाथों में होती हैं। और एक अर्थव्यवस्था है इनके दोनों के बीच वाली अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, दुनिया के कुछ विशेष गिने चुने देश ही हैं जिन्होंने समाजवाद को अपनाया, जिसमें रसिया है या जिनमें चाइना है, ये प्रमुख है। जबकि दुनिया के अधिकांश देशों में पूंजीवाद ही अर्थव्यवस्था आज विद्यमान है। अब देखिए, ये जो चाइना है या रसिया है, ये भी धीरे धीरे अब पूंजीवाद की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। खासकर भारत भी है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को जिसने अपना रखा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि अब धीरे धीरे भारत भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ही अग्रसर हो रहा है। तो जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम एक हमारे सामने एक नाम उभर के आता है जिसमें जो कि समाजशास्त्र के जो प्रमुख संस्थापक जो समाजशास्त्री हैं उनमें भी उनका नाम विशेष कर लिया जाता है। उनका नाम है कार्ल मार्क्स, जो कि पूंजीवाद के बड़े ही घोर विरोधी थे और वो पूंजीवाद को शोषण की एक व्यवस्था मानते थे। उनके अनुसार आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था केवल व केवल आर्थिक क्रियाएं ही नहीं है। अर्थव्यवस्था का मतलब केवल आर्थिक क्रियाएं नहीं है, अर्थव्यवस्था का मतलब सामाजिक क्रियाएं भी हैं। कहीं ना कहीं वो समाज को प्रभावित भी करती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, समाज में वो हर तबके को प्रभावित करती हैं। समाज के अंदर वो हमारे रहन सहन, हमारी संस्कृति, हमारे खान पान, हर चीज़ को प्रभावित करती है। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था बाजार में बेची या खरीदी जाने वाली वस्तुओं का जमघट नहीं है, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े लोगों के बीच बने आपसी संबंध हैं। कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था केवल वस्तुओं से निर्मित नहीं है, बल्कि ये लोगों के मध्य संबंधों से निर्मित होती है। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था का मतलब केवल रुपया पैसा या वाणिज्य व्यापार ही नहीं है। अर्थव्यवस्था का मूल मतलब है सामाजिक संबंध या लोगों के बीच जो संबंध क्रिएट होते हैं, उनसे ही अर्थव्यवस्था जनरेट होती है, उनसे ही अर्थव्यवस्था बनती है। अब देखिए, यहाँ हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। मैंने कहा था आपको कि 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया में, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन की प्रणालियों पर किसी व्यक्ति या निजी समूह का अधिकार होता है, या जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम लाभ है। यहाँ अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो किया जाएगा या उत्पादन की जो प्रणालियां हैं उनका मूल उद्देश्य व्यक्ति, लोगों का या समाज का लाभ नहीं है। यहाँ मूल उद्देश्य है स्वयं का लाभ या स्वयं के लाभ को अधिकतम करना, क्योंकि यहाँ जो
उत्पादन की प्रणालियां हैं, जो बड़े कल कारखाने हैं, जो बड़े उत्पादन के केंद्र हैं, या जो बड़े बड़ी इकाइयां हैं, वो सारी की सारी किसी न किसी कंपनी के, निजी समूह के या किसी व्यक्ति के हाथ में है। देखिए, इस व्यवस्था में निवेश, वितरण, आय, उत्पादन, मूल्य, बाजार आदि का निर्धारण मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा द्वारा होता है। देखिए, यहाँ इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, या नियंत्रण होता है तो वो नाक के बराबर होता है। यहाँ अधिकांशतः नियंत्रण है वो निजी कंपनी, निजी समूह या निजी व्यक्ति का ही होता है, और वो निजी कंपनियां बाजार के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और लोगों तक अपना उत्पादन बेचती हैं प्रतिस्पर्धा के द्वारा। चलिए अब देखते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने बात की थी कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो शोषणकारी अर्थव्यवस्था है। इसके अंदर सदैव दो वर्ग बन जाते हैं, जिसमें एक वर्ग है वो उत्पादन की प्रणालियों पे अधिकार रखता है, तथा दूसरा जो वर्ग है वो उत्पादन की प्रणालियों पे अधिकार से वंचित हो जाता है। देखिए, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक वर्ग है वो उत्पादन की प्रणालियों पे अधिकार रखेगा और दूसरा वर्ग है वो उनसे वंचित हो जाएगा। अब जो पूंजीवादी प्रणाली के अंदर अधिकार रखेगा वो तो है पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग, और जो उत्पादन की प्रणालियों पर अधिकार से वंचित रहेगा वो है मजदूर या सर्वहारा वर्ग। अब देखिए, यहाँ कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब भी समाज में दो वर्ग बनेंगे, एक उत्पादन की प्रणाली पर अधिकार रखेगा, दूसरा उत्पादन की प्रणाली पर अधिकार से वंचित रहेगा, तो दो वर्ग बन जाएंगे। और जब दो वर्ग बन जाएंगे तो इनके अंदर आपस में क्या होगा, सदैव वर्ग संघर्ष होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक वर्ग तो बनता है पूंजीपति, जिसको उन्होंने बुर्जुआ कहा। ध्यान रखें कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ कहा, जिसका उत्पादन की प्रणालियों पर अधिकार था। तो दूसरा जो इनसे वंचित था उसको उन्होंने मजदूर या सर्वहारा वर्ग कहा। सर्वहारा मतलब जो सब कुछ हार चुका है, जिसके पास कोई भी साधन नहीं है। और उन्होंने कहा कि पूंजीपति है वो क्या करेगा, वो मजदूरों का अधिक से अधिक शोषण करेगा, और अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए वो मजदूरों का शोषण करेगा। जब मजदूरों का शोषण करेगा तो क्या होगा, सारे के सारे मजदूर, दुनिया के सारे मजदूर एकत्रित होकर पूंजीपतियों के खिलाफ युद्ध कर देंगे या पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। ये उन्होंने इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत ही कहा था। अब देखिए, हमने ऊपर चर्चा भी की है कि पूंजीपति वर्ग क्या करेगा, अपने अधिकतम लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करेगा, जिसकी वजह से समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा। और यहाँ मूल बात यही है कि उत्पादन की प्रणालियों पर अधिकार नहीं होने की वजह से जो मजदूर वर्ग है वो अपने श्रम को पूंजीपतियों को बेचेगा। श्रमिक है वो केवल पूंजीपतियों को अपना श्रम बेच सकता है, उसका उत्पादन के ऊपर या उत्पादन की प्रणालियों पर कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए उन्होंने फिर एक सिद्धांत दिया था, अलगाव का सिद्धांत, क्योंकि जो श्रमिक है उसका उत्पादन की प्रणाली या उत्पादन की जो वस्तु है उस पर कोई अधिकार नहीं होता, तो उसका जुड़ाव भी उसके साथ नहीं होता। इसकी वजह से उसने इसको अलगाव की स्थिति भी कहा था। अब देखिए, यहाँ हम चर्चा करते हैं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। इस दास कैपिटल में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है वो उस पर लगे श्रम के अनुसार होता है कि उस वस्तु के निर्माण में कितना श्रम लगा है। किसी वस्तु के निर्माण में कितना श्रम लगा है उसके आधार पर उस वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। अब देखिए, जैसे कोई साइकिल है, वो 1000 रुपये में बनी, कोई भी साइकिल 1000 रुपये में बनी। अब उसके ऊपर जो लागत आई या जो श्रम लगा वो 200 रुपये का लगा, ठीक है। और जब व्यापारी ने या जब उस कंपनी ने उसको बाजार में बेचा तो वो उन्होंने उसको 1500 रुपये में बेचा। समझने की बात है कि कोई साइकिल है, उसकी कीमत मार्केट में 1500 रुपये है, उसकी लागत है वो
1000 रुपये है और उसके ऊपर जो श्रम लगा है वो 200 रुपये का लगा है। तो अब जब ये चीज़ या साइकिल जब बाजार में बिकेगी तो श्रमिक को केवल 200 रुपये ही प्राप्त होंगे। बाकी के जो लाभांश है, जैसे वो साइकिल 2000 में बिकी, 1000 रुपये की साइकिल जब 2000 में बिकी तो जो 1000 रुपये लाभ होगा, जो 1000 रुपये लाभ है वो मजदूर के खाते में नहीं जाएगा, वो जाएगा मालिक के पास। मजदूर का उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। उसके विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त मूल्य पे श्रमिक का कोई अधिकार नहीं है। संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति के पास चला जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, पूंजीपति व मजदूरों में संघर्ष होगा। यही है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कि जो भी अतिरिक्त मूल्य है, किसी वस्तु के उत्पादन के बाद में जो भी लाभांश मिल रहा है, जो भी अतिरिक्त मूल्य मिल रहा है, उस अतिरिक्त मूल्य के ऊपर श्रमिक का या मजदूर का कोई अधिकार नहीं है। वो पूरा पूरा अधिकार पूंजीपतियों का है, मालिकों का है। यही वर्ग संघर्ष का एक प्रमुख कारण भी बनता है। चलिए अब पूंजीवाद से जुड़ी हुई हम जो 2-3 अवधारणाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वस्तुकरण क्या है और उपभोग क्या है। देखिए, वस्तुकरण या पयीकरण क्या है? ऐसी कोई वस्तु जो पहले तो बाजार में खरीदी या बेची नहीं जा सकती हो, लेकिन वो अब खरीदी या बेची जा सकने लगी है या खरीदी या बेची जा सकती है, तो उसे उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को पयीकरण या वस्तुकरण कहा जाता है। देखिए, आज से काफ़ी समय पहले, आज से लगभग 20-30 साल पहले किस व्यक्ति ने सोचा था कि पानी है वो बंद बोतलों में मिलने लगेगा, लेकिन आज है पानी है वो बंद बोतलों में मिलने लग गया है। पानी के लिए आज 20-30 रुपये चुकाने पड़ते हैं। या फिर खून है, ब्लड है, वो भी आजकल पैसे में दे के आप खरीद सकते हैं। या आजकल तो यहाँ तक ये भी हो गया कि व्यक्ति की किडनी या उसका गुर्दा है वो भी व्यक्ति अपना पैसे के वजह से दूसरे को दे देता है या बेच देता है। साथ ही साथ व्यक्ति अब श्रम है, अपना कौशल है, अपनी सेवा है, ये भी इन सब का पयीकरण या वस्तुकरण हो गया है। देखिए, पहले घरों में जब शादी विवाह होते थे तो हमारे रिश्तेदार नातेदार ही क्या करते थे? संबंध बनाते थे या संबंध करते थे एक लड़का लड़की का, और विवाह भी सारे सगे संबंधी नातेदार मिलके ऑर्गेनाइज कर देते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया? आजकल मैरिज ब्यूरो होने लग गए। वही तो क्या करते हैं? संबंध ढूंढते हैं और वही विवाह की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या? पहले तो जो वस्तु बाजार में खरीदी या बेची नहीं जा सकती, कोई भी वस्तु या सेवा जो पहले तो बाजार में खरीदी या बेची नहीं जा सकती, लेकिन अब खरीदी और बेची जाने लग गई हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या जाता है? वस्तुकरण या पयीकरण कहा जाता है। देखिए, मिट्टी एक प्रमुख उदाहरण है। मिट्टी, किसने सोचा था कि मिट्टी है वो भी बाजार में बिकने लगेगी? लेकिन आज देखते हैं, हम जब भी मकान का निर्माण होता है, मकान बनाते हैं, तो हम भराव कराने के लिए क्या करते हैं? मिट्टी का प्रयोग करते हैं और वो हमें खरीदनी पड़ती। पानी, देखिए हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले बिकती नहीं थी, लेकिन आज के समय वो उनका वस्तुकरण या पयीकरण हो गया है, वो आजकल मुद्रा के अंदर बिकती है। चलिए अब बात करते हैं उपभोग की। उपभोग है वो सामाजिक भिन्नता का निर्माण करता है। उपभोग क्या है? वैसे तो किसी वस्तु का अंतिम उपयोग ही उपभोग कहलाता है। किसी चीज़ का अंतिम उपयोग उपभोग कहलाता है, और जो अंतिम उपयोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। लेकिन उपभोग है वो आज के समय में सामाजिक भिन्नता का निर्माण करता है। उपभोक्ता अपनी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्राथमिकताओं हेतु कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदकर या उनका प्रदर्शन भी करता है। अब देखिए, वर्तमान में जो उपभोग है वो सामाजिक भिन्नता का कारण भी बनता है, साथ ही साथ वो एक प्रदर्शन की वस्तु भी हो गया है कि हम कौन से गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, हम कौन से फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं, हम किस प्रकार के मकान में रहते हैं, हम किस प्रकार की आर्थिक सांस्कृतिक क्रियाओं को संपादित करते हैं। ये सब चीज़ें हैं वो भी आजकल प्रदर्शन की वस्तु हो गई। विवाह के समय बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, ये भी एक तरीके से क्या है? हमारी उपभोग की संस्कृति को की जो परिवर्तन जिसमें उसमें परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शा रहा है। चलिए, जैसे अब बात करते हैं प्रतिष्ठा का प्रतीक। इससे जुड़ी हुई एक चीज़ है, उपभोग से जुड़ी हुई चीज़ है प्रतिष्ठा का प्रतीक। देखिए,
लोग जो सामान्य वस्तु खरीदते हैं या हम जिस चीज़ का उपभोग करते हैं वो हमारी सामाजिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है और लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक भी कहते हैं। जैसे हम किस प्रकार की गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार के मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार के मकान में रह रहे हैं, या हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ये सब हमारी प्रतिष्ठा के प्रतीक में शामिल होते हैं। और लोगों की जो परिस्थिति है, लोगों का समाज में जो स्थान है, उसका निर्धारण भी आजकल इन्हीं से होने लग गया है। तो ऐसी वस्तुएं जिनके उपभोग के द्वारा हम हमारी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते हैं या जो हमारी प्रतिष्ठा के बारे में बताती हैं, उन्हें प्रतिष्ठा का प्रतीक कहा जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं भूमंडलीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की या वैश्वीकरण की। देखिए, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ये सब एक ही प्रक्रिया है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमशः एवं चरणबद्ध तरीके से वैश्विक समुदाय को एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। वैसी ही अवधारणा है वो भी भूमंडलीकरण कहलाती है, ग्लोबलाइजेशन कहलाती है या वैश्वीकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए, जो ये भूमंडलीकरण की अवधारणा है, इसकी चर्चा सर्वप्रथम 1960 के दशक में हुई थी, जब एक कैनेडियन साहित्यकार हैं मार्शल लोहान, उन्होंने वैश्विक ग्राम, एक शब्द दिया था उन्होंने, वैश्विक ग्राम, विश्व ग्राम या विश्व गांव। तो यही अवधारणा या यही जो शब्द है वो आगे चल के भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की अवधारणा बनी। देखिए, भूमंडलीकरण मैंने आपको बता दिया कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जहां पूरी दुनिया को एक गांव के रूप में देखने का प्रयास किया जाता है और दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, शिक्षा का, सूचनाओं का, श्रम का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है, बड़े ही सिंपल शब्दों में समझे इस बात को, कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत एक देश दूसरे देश के साथ बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के वस्तु का, सेवाओं का, पूंजी का, शिक्षा का, सूचनाओं का, तकनीक का, श्रम का आदान प्रदान करता है। यही जो प्रक्रिया है वो भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहलाती है। देखिए, भारत में भी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1984 से पहले, तो हमारे यहाँ जो विदेशी व्यापार है उसके ऊपर बड़े प्रतिबंध थे। अगर भारत में कोई भी निवेश करता था तो उसे बहुत सारी लाइसेंस से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण करनी पड़ती थी, उसे बहुत सारी जो कह सकते हैं एक तरीके से जो बाधाएं हैं उनका सामना करना पड़ता था, या फिर भारत में निवेश करना एक बहुत बड़ी चुनौती था। तो दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित नहीं होते थे। लेकिन 1991 के अंदर भारत ने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाने का, या कह सकते हैं कि भारत ने उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। अब उदारीकरण क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझिए कि भारत ने 1991 के अंदर जब उदारीकरण को अपनाया तो उसके साथ ही भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपना कदम रख दिया, और भारत है वो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो गया। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, इसने आज संपूर्ण विश्व को एक ग्राम में बदल दिया है, एक गांव में बदल दिया है। देखिए, आज के समय हम जब देखते हैं कि रीबॉक का शूज़ है जो अमेरिका में मिलता है वो भारत में आप खरीद सकते हैं। एप्पल का जो फ़ोन है जो आज अमेरिका में बनता है वो आप यहाँ खरीद सकते हैं। जापान के अंदर कोई चीज़ बनती है तो वो आप यहाँ खरीद सकते हैं। आपके यहाँ का जो उत्पादन है वो आप अमेरिका के बाज़ार में खरीद सकते हैं, आप ब्रिटेन के बाज़ार में खरीद सकते हैं, आप फ्रांस के बाज़ार में खरीद सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो स्वदेशी ब्रांड है बाबा रामदेव का पतंजलि, तो वो पतंजलि का जो उत्पादन है वो आप अगर चाहें तो अमेरिका में भी खरीद सकते हैं, वो आप चाहें तो आज फ्रांस में खरीद सकते हैं, आप इंग्लैंड में भी खरीद सकते हैं। या चाइना की जो प्रोडक्ट है, पूरे भारत चाइना के प्रोडक्ट से अटा पड़ा है, वो
किसकी प्रक्रिया की वजह से है? वो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की वजह से है। 1991 में हमने उदारीकरण को अपनाया और उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ ही हमने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को अपना लिया। उसी का ये परिणाम था कि अब हम पूरी दुनिया के साथ बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के व्यापार करने लग गए। तो केवल वस्तुओं का आदान प्रदान ही भूमंडलीकरण नहीं है, हमने यहाँ बात की सेवाओं का भी, यहाँ पूंजी का भी। अब दुनिया के सारे देश हैं वो एक दूसरे देश के अंदर पूंजी का निवेश करते हैं, वो अपने अपने जो कल कारखाने हैं वो भारत में लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो हरियाणा में मानेसर है या गुड़गांव है, वो अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर विनिवेश करने वाली जगह है। दुनिया के बड़े बड़े कॉल सेंटर आपको गुड़गांव में मिल जाएंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के आपको जो आउटलेट हैं या जो उनकी फैक्ट्रियां हैं वो अब मानेसर में मिल जाएंगी, गुड़गांव में मिल जाएंगी, या दिल्ली मिल जाएंगी, या हमारे जो बड़े बड़े महानगर हैं उनमें मिल जाएगी। कारण यही है कि दुनिया के जो देश हैं वो एक दूसरे देश के साथ अब बिना किसी बाधा के व्यापार करने लग गए हैं। जहाँ भी जिस कंपनी को अपना मुनाफा दिखता है तो वो वहीं, या जहाँ उसको श्रम सस्ता मिलता है वहीं वो अपना फैक्ट्री लगा लेती है या अपना व्यापार प्रारंभ कर लेती है। साथ ही साथ भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें एक देश दूसरे देश के साथ तकनीक का भी आदान प्रदान करता है, टेक्नोलॉजी भी आती है। हमारी टेक्नोलॉजी हम दूसरे देशों को देते हैं, दूसरे देश अपनी टेक्नोलॉजी हमें देते हैं। साथ ही साथ शिक्षा, लोग शिक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं वो चाइना भी पढ़ने जाते हैं, वो रशिया भी पढ़ने जा रहे हैं, वो अमेरिका भी पढ़ने जा रहे हैं। और अमेरिका का तो जो 70% डॉक्टर और इंजीनियर है वो भारतीय ही हैं। साथ ही साथ सूचनाओं का आदान प्रदान भी है, साथ ही साथ श्रम का आदान प्रदान भी है। व्यक्ति कमाने के लिए, व्यक्ति व्यवसाय करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जा रहा है। अब उसको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, उसको ज़्यादा लाइसेंस नहीं लेने पड़ते, अब वो बिना किसी बाधा के ये सब कर पाता है। ये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया या ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का ही परिणाम है। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की वजह से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गठजोड़ या एकीकरण हो जाता है। अब आपके यहाँ जो लोकल कस्बा है, जो लोकल शहर है, उसका उत्पादन आप दुनिया के किसी भी देश में बेच सकते हैं। अब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में या बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अब देखिए हमारे जो यहाँ के लोकल उत्पादन है, हमारे जो कृषि उत्पादन है, हमारे जो वन के उत्पादन है, वो आज पूरी दुनिया में निर्यात किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ आके बड़े बड़े कल कारखाने लगा रही है, वो उन उत्पादनों को खरीद रही है। तो कहने का मतलब क्या, अब जो स्थानीय क्षेत्रीय बाजार हैं वो पूरी दुनिया के बाज़ारों के साथ समाहित हो गए हैं, एकीकृत हो गए हैं, उनका एकीकरण हो गया है। इसकी वजह से अब दुनिया में अगर किसी भी देश में बाज़ार के अंदर कोई समस्या क्रिएट होती है तो वो समस्या पूरी दुनिया के लिए समस्या क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमने पिछले दिनों में देखा कि 2008-9 में पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी थी। तो उस वैश्विक मंदी का प्रभाव केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं था, पूरी दुनिया के जो देश है उस वैश्विक मंदी से वो ग्रस्त थे। अब देखिए कोरोना के अंदर ही आप देख लीजिए कि अगर अमेरिका, चाइना, रसिया या फ्रांस, इनके बाज़ार अगर प्रभावित होते हैं तो दुनिया के सभी बाज़ार प्रभावित होते हैं। अगर आज अमेरिका के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उससे भारतीय बाज़ार भी दिक्कत में आ जाते हैं। ईरान के अंदर कोई दिक्कत आती है तो भारत के बाज़ारों में दिक्कत आती है। ईरान में अगर तेल के भाव ऊपर नीचे होते हैं तो भारत के अंदर यहाँ सभी चीज़ों की, वस्तुओं के भाव ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या कि अब दुनिया का हर बाज़ार, चाहे वो छोटा बाज़ार है चाहे बड़ा बाज़ार है, वो आपस में एकीकृत हो गया है, समाहित हो गया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण आप कॉल सेंटर देख सकते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े कॉल सेंटर आज गुड़गांव में स्थापित हैं। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका कॉल सेंटर भारत में उपलब्ध नहीं हो। कॉल सेंटर क्या है? कॉल सेंटर एक तरीके से सेवा प्रदान करने वाली एक एकीकृत स्थान है जहां उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं व उत्पादन की जानकारी दी जाती है। जैसे एप्पल कंपनी का कॉल सेंटर है। अगर आपने एप्पल का फ़ोन खरीदा है, उसमें कोई समस्या आ गई तो आप क्या करेंगे, आप एक नंबर है उस कॉल सेंटर का, उस पर आप उस उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको कोई चीज़, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी तो आपको उसके संचालन के बारे में पता करना है कि कैसे उसको चलाया जाता है, तो आप उसके कॉल सेंटर पर बात कीजिए। तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी का कॉल सेंटर आज भारत में विद्यमान है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया। अब देखिए एक खास बात हो कि भूमंडलीकरण के कारण वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए अब आभासी बाजार
का प्रचलन बढ़ गया है। आभासी बाजार मतलब जो बाजार है भी और नहीं भी, जो दिखाई नहीं देता ऐसा बाजार, जो केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से चलता है। आभासी बाजार का तात्पर्य है इंटरनेट या वेबसाइट के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, और सारे क्रेता विक्रेता हैं वो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने उपस्थित नहीं होते, लेकिन वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, जैसे शेयर मार्केट या कमोडिटी बाजार। देखिए शेयर मार्केट क्या है? एक ऐसा स्थान है जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। किसी कंपनी के जो शेयर हैं, उस कंपनी का जो भाग है, उसमें आप अपनी पैसे लगा सकते हैं, आप उसमें निवेश कर सकते हैं, उसके शेयर आप खरीद सकते हैं, और सारा सारा ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है। कोई यहाँ मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, कोई यहाँ कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में जो भूमंडलीकरण है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा जो व्यापार हो रहा है उसको भी बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण और देते हैं हम। जो पुष्कर का पशु मेला है, ये एक तरीके से पहले छोटा स्थानीय इवेंट था। स्थानीय इवेंट का मतलब केवल उस क्षेत्र के लोग ही इसके बारे में जानते थे, लेकिन भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया की वजह से आज के समय ये जो पुष्कर मेला है, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है, पुष्कर जो शहर है जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, दुनिया में ब्रह्मा जी का केवल एकमात्र मंदिर है, वो वहीं है। तो उस मंदिर के अंदर, और यह कह सकते हैं कि वहाँ उस पुष्कर क्षेत्र में जो पशु मेला लगता है वो आज के समय में वर्ल्ड वाइड हो गया है, वो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। अब यहाँ उन समय के अंदर, उस मेले के समय में जो कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है, दुनिया के हर देश का पर्यटक वहाँ मौजूद होता है, जहाँ मनोरंजन किया जाता है, जहाँ पशु खरीदे और बेचे जाते हैं, जहाँ ऊँटों का लेन देन होता है, साथ ही साथ जहाँ अनेक प्रकार की मनोरंजन के कार्य, प्रतियोगिताएं, या कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों देखने का मौका मिलता है। मतलब दुनिया का हर देश का व्यक्ति या पर्यटक यहाँ मिल जाता है। एक तरीके से वैश्विक ग्राम ही बन जाता है ये पुष्कर का पशु मेला है जो। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं? तो सबसे पहले तकनीकी व संचार का विस्तार। दुनिया में जब से तकनीक बढ़ी है, जब से संचार बढ़ा है, जब से यातायात के साधन बढ़े हैं, जब से मोबाइल, इंटरनेट जैसी चीज़ें आई हैं, तब से पूरी दुनिया है वो एकीकृत होती चली गई है। आज देखिए हवाई जहाज़ है, या पानी के जहाज़ हैं, या कह सकते हैं कि इंटरनेट है। इसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से, फ्रांस में बैठे किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठ के बातचीत कर सकते हैं, उससे व्यापार कर सकते हैं। तो इसने भूमंडलीकरण को प्रोत्साहन दिया। एक बहुत बड़ा अहम कारक है जिसने पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया है। साथ ही साथ उदारीकरण की प्रक्रिया, पूरी दुनिया ने जब उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया तो उसने भूमंडलीकरण को प्रोत्साहन दिया। उदारीकरण क्या है ये हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टीप्लेक्स कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना विस्तार कर लिया है। इसकी वजह से अब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिला है। विदेशी व्यापार में भी विस्तार हुआ है। साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, इसने भी भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित किया है, और दुनिया के अधिकांश देश है वो आज विश्व व्यापार संगठन के क्या है, सदस्य हैं, जिसकी वजह से दुनिया के एक देश दूसरे देश के साथ बिना किसी बाधा के व्यापार कर पा रहा। देखिए विश्व व्यापार संगठन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण का प्रभाव वो आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, औद्योगिकरण पे भी प्रभाव पड़ता है, रोजगार के अवसरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पे भी इसका प्रभाव है, कृषि पे भी इसका प्रभाव है, पर्यावरण पे भी इसका प्रभाव है। देखिए स्वाभाविक सी बात है, हमने ऊपर चर्चा की थी कि दुनिया के एक देश दूसरे देश के साथ मिल गया है। अब एक देश में कोई भी घटना घटित होती है तो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ तो उसका जो प्रभाव था वो पूरी दुनिया पे देखने को मिला। या जापान में सुनामी आई तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया के बाज़ारों पे देखने को मिला। या ईरान और जब अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, या उनके अंदर जब ट्रेड वॉर होती है, या चीन और अमेरिका में जब ट्रेड वॉर होती है, तो उसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ रोजगार के अवसरों पर भी प्रभाव होता है।
कहीं अच्छे रोज़गार के अवसर बन जाते हैं, कहीं रोज़गार के अवसर घट भी जाते हैं। साथ ही कृषि पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कृषि में इसमें सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक भी प्रभाव भी पड़ा है। अब कृषि का उत्पादन वो पूरी दुनिया में बिकने भी लग गए हैं, लेकिन दिक्कत इसके साथ ये भी है कि जो छोटा किसान है वो इन बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन भूमंडलीकरण का प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ा है। इसने पर्यावरण को ज़्यादातर नकारात्मक रूप से ही प्रभावित किया है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हुई है। इसकी वजह से हमारे ओजोन परत का क्षरण भी होने लगा है। अब देखिए भूमंडलीकरण से उत्पन्न समस्याएं, सीधी सी बात है कि भूमंडलीकरण होगा तो बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करेंगी, तो उसकी वजह से जो लघु व कुटीर उद्योग हैं उनका ह्रास हो जाएगा, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होगी, क्योंकि औद्योगिक जो कि भूमंडलीकरण है वो अपने साथ साथ औद्योगिकरण भी लेके आएगा और दुनिया के एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आदान प्रदान भी होगा। जैसे अब चाइना है, तो चाइना का जो माल है वो पूरे भारत में बाजार में अटा पड़ा है। इसकी वजह से क्या है, भारत में उत्पादन नहीं हो पाता, उन चीज़ों का उत्पादन नहीं हो पाता तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। एक बड़ी समस्या भूमंडलीकरण के साथ ये भी है कि ये अधिकांश देखा गया है कि इन्होंने विकसित देशों को ही फायदा दिया है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है वो विकसित देशों के लिए तो बड़ी उपयोगी साबित हुई है। उसने उन विकसित देशों को तो बड़ा फायदा दिया है, क्योंकि वहाँ तो विकसित देश होने की वजह से उत्पादन वो बड़ी मात्रा में कर पाते हैं। फिर उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास अच्छी तकनीक है, जिससे उनका उत्पादन सस्ता बनता है, अच्छा बनता है। इसलिए जो स्थानीय बाजार है या स्थानीय जो कंपनियां हैं वो उनके साथ वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं। तो जो विकसित देश है इसको ज़्यादा फायदा मिला। पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हुई है, जो मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, कि इसने पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया है और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, क्योंकि भूमंडलीकरण के तहत औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। चलिए विद्यार्थियों, जब हम भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में आभासी बाजार की चर्चा कर रहे हैं तो हम एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं आभासी बाजार का। नासदाक। नासदाक क्या है? नासदाक एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विनिमय का केंद्र है। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, जिसका 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका का ये बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े निवेशक हैं, जो ब्रोकर हैं, वो यहाँ बैठ के कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। जैसे एप्पल कंपनी है, गूगल कंपनी है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ उनके ब्रोकर बैठते हैं, उनके निवेशक बैठते हैं और वो इन कंपनियों के अंदर व्यापार खरीद फरोख्त की जाती है। उन कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जितने भी सौदे होते हैं या जो क्रय विक्रय होता है वो वास्तविक समय में होता है। देखिए, आप यहाँ बैठे बैठे, आप भारत में बैठे बैठे अमेरिका के नासदाक बाजार के अंदर कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप जो भी सौदा करेंगे। देखिए, आज अमेरिका में दिन हो रहा है तो भारत में रात होती है, फिर भी जो सौदे हैं वो वास्तविक समय में, अगर आपने यहाँ इस सेकंड अगर आपने सौदा किया है तो वो उसी समय लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई दूसरे दिन लिखा जाएगा पहले दिन, नहीं, वास्तविक समय में जिस समय आपने कोई भी चीज़ खरीदी है वो उसी समय में आपकी हो गई। आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो वो तुरंत ही आपका हो गया और बिना किसी कागज़ या मुद्रा के। केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही आपको उसकी जो पर्ची है या जो आपको उसकी जो कागज़ है वो प्राप्त होंगे। इसका संचालन है वो कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के द्वारा होता है। अब देखिए, यहाँ देखिए जो नासदाक है उसका जो मुख्यालय है उसको आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये नासदाक का मुख्यालय है और साथ ही साथ आप देखिए इसके अंदर का भी कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके जो ब्रोकर हैं या निवेशक हैं वो यहाँ कंप्यूटर के ऊपर क्या करते हैं, शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं। देखिए, आप खूब सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। केवल ये यहाँ कोई वस्तु नहीं है, यहाँ किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके पास कंप्यूटर है। ये देखिए, ये कंप्यूटर स्टेशन में बैठिए और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने शेयर यहाँ से खरीदती और बेचती है।
देखिए भारत में भी चर्चा कर लेते हैं कि भारत में भी दो तरीके का आभासी बाजार कह सकते हैं या दो तरीके के शेयर बाजार हैं हमारे यहाँ, NSE और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही बम्बई में है और बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में भारत में प्रारंभ हुआ था और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो 1992 में 1992 में मुंबई में प्रारंभ हुआ था। ये दोनों भी वही कार्य करते हैं कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ अपने शेयर खरीदने और बेचने का काम करती है। जैसे आप मान लीजिए अभी वर्तमान में तो ये स्थितियां हैं कि अगर आपको कोई फसल खरीदनी है, अगर आपको ऐसे मान लीजिए कि आपको 5 क्विंटल सरसों खरीदनी है, तो आप कमोडिटी बाजार के द्वारा कंप्यूटर पर बैठ के क्या कर सकते हैं, वो सरसों खरीद सकते हैं। अब वो आपके खाते में 5 क्विंटल सरसों दिखाने लग जाएगा और आपका भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाएगा और आपको 5 क्विंटल सरसों अपने घर भी लाने की आवश्यकता नहीं। आपने मिर्ची खरीद ली, आपने तेल खरीद लिया, आपने क्रूड ऑयल खरीद लिया, ये सब चीज़ें आप आभासी बाजार के अंतर्गत या कम्युनिटी बाजार के अंतर्गत खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और आपको वो फिजिकल में अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं उदारीकरण की प्रक्रिया के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, जब हमने ग्लोबलाइजेशन की या वैश्वीकरण की प्रक्रिया को पढ़ लिया, अब हम इसी में आगे उदारीकरण की प्रक्रिया भी पढ़ते हैं, क्योंकि उदारीकरण और वैश्वीकरण एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। वैश्वीकरण और उदारीकरण एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो उदारीकरण क्या है? नीतियों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जाता है। यहाँ पूंजी, श्रम व व्यापार पर सरकारी नियमों में ढील दी जाती है। यहाँ आयात में करों में कटौती की जाती है और उद्योग स्थापित करने में सहायता की जाती है। मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको समझा दूं कि उदारीकरण की प्रक्रिया है उदार होना। किसके प्रति उदार होना? दुनिया के जितने भी कंपनियां हैं या दुनिया के जितने भी उपक्रम हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के हों, उनके लिए उदार होना। किसी भी देश के अंदर व्यापार करने के लिए नियम, कायदे, कानून, उनको ढील देना, उनमें उदार हो जाना, लाइसेंस की प्रक्रियाओं को समाप्त कर देना, दुनिया के दूसरे देशों को अपने देश में व्यापार करने के लिए आमंत्रित करना, उनको सरकारी नियमों में ढील देना, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनके ऊपर जो आयात के ऊपर या निर्यात के ऊपर जो टैक्स है उस टैक्स को कम कर देना, उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता करना, ये जो सारे कार्य किए जाते हैं वो उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ ही किए जाते हैं। लिबरलाइजेशन जिसको बोला जाता है, उदारवाद, उदार हो जाना, व्यापार के प्रति उदार हो जाना, विदेशी जो कंपनियां हैं उनके साथ व्यापार करने के प्रति उदार हो जाना, उनको बाजार उपलब्ध करवाना, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनको व्यापार करने में सुविधाएं देना, उनके साथ जो लाइसेंस है उसकी नीति को सरल बनाना, ये सब प्रक्रियाएं उदारीकरण के तहत ही आती है। देखिए वैसे तो भारत में उदारीकरण है वो 1984-85 की जो औद्योगिक नीतियाँ थी उन्हीं से भारत में ये संकेत मिल गए थे कि हम धीरे धीरे उदारीकरण को अपनाएंगे। लेकिन भारत में 1991 में 1991 में जो PV नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस की सरकार थी, जिसके अंतर्गत वित्त मंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। इसलिए भारत में उदारवाद का जनक किसको बोला जाता है? भारत में उदारवाद का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला जाता है, जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री थे। और ये PV नरसिम्हा राव की ही कह सकते हैं विल पावर था उनका या उनकी सरकार का कि उन्होंने भारत में उदारीकरण की शुरुआत की, दुनिया के देशों को आमंत्रित किया हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए। उदारीकरण के अंतर्गत ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उसे हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाया जाता है। खुले व्यापार की नीति उदारीकरण के अंतर्गत ही आती है। हमने ऊपर पढ़ा था खुले व्यापार कि बाजार में कम से कम नियंत्रण हो सरकार का, या सरकार अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, सरकार कम से कम लाइसेंस की नीति को अपनाए, सरकार उदार हो जाए, सरकार करों में कटौतियां कर दे, अधिक कर नहीं लगाए, नए उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ये सब चीज़ें उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत ही होती है। और यही प्रक्रिया थी कि इसी के तहत भारत में लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार के समय भारत में किसी को अगर व्यापार प्रारंभ करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइसेंस की प्रक्रियाएं संपादित करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से लोग भारत में व्यापार करने के लिए और उन्मुख नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन
1991 की उदारीकरण की लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद में इस लाइसेंस की प्रणाली को भारत में समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे चर्चा करते हैं उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव। देखिए उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। जब हम बाजार में कंपनियों को व्यापार करने की ढील दे देते हैं तो उससे क्या होगा, हम उदार हो जाते हैं तो क्या होगा, विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। हमारे देश में विदेशी निवेश आएगा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में निवेश करेंगी, यहाँ अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी, अपने कारखाने लगाएंगी। साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन में हमारी भागीदारी भी बन जाएगी। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो व्यापारिक हमारे जो WTO है उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। साथ ही साथ दुनिया का जो बाजार है वो भारत के लिए भी खुल जाएगा। भारत दुनिया के किसी भी देश में जाके व्यापार कर सकता है, वो अपना वहाँ विनिवेश कर सकता है, वो अपनी चीज़ों को दुनिया के दूसरे बाज़ारों में बेच सकता है। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसमें भी वृद्धि होगी। पूरे विश्व में भारत है वो वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है, सेवाओं का आदान प्रदान कर सकता है, पूंजी का आदान प्रदान कर सकता है, शिक्षा व तकनीक का आदान प्रदान कर सकता है। इससे हमारे देश में शिक्षा और तकनीक व संचार का विकास भी होगा। दुनिया के दूसरे देशों से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आएगी, दुनिया के देशों से हमारे यहाँ शिक्षा के अंदर जो नई तकनीक आ रही है वो आएंगी, नई नई संचार की सुविधाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि उदारीकरण के अंतर्गत जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ निवेश करेंगी, देखिए जब बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, वो अपने यहाँ कल कारखाने स्थापित करेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है भारत में लोगों को रोजगार मिलेगा और श्रमिकों के यहाँ रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक बड़ा फायदा दुनिया के प्रत्येक उपभोक्ता को वैश्वीकरण या उदारीकरण की प्रक्रिया का लाभ मिलता है, क्योंकि उसे अब अधिक चयन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अब अगर आपको जूता लेना है तो आप 10 कंपनियों के शूज़ देखिए, उनमें से चयन कीजिए। आपको टीवी लेना है तो आप 50 कंपनियां देखिए। आपको मोबाइल लेना है तो आपके पास सामने 100 कंपनियां उपलब्ध है दुनिया की, उनमें से जो अच्छी लगे, सस्ती लगे, सही लगे वो आप प्राप्त करें। तो उपभोक्ता को तो सदैव उदारीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया से लाभ ही होता है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव, इससे घरेलू बाजार, लघु व कुटीर उद्योग को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये उद्योग हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। छोटी कंपनियां हैं वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं। जो अविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके सामने ये बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है कि वो जो विकसित देश हैं उनकी जो बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनियां हैं उनके साथ वो व्यापार या प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं। देखिए जैसे चाइना है, आज चाइना अपना पूरी दुनिया में माल बेच रहा है, तो जो छोटे देश हैं वो एक तरीके से उसके उपभोक्ता बन के रह गए हैं, क्योंकि वो उस मूल्य के ऊपर या उस टेक्नोलॉजी के आधार पे वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते। भारत को भी इस लघु कुटीर उद्योगों के अंदर हास या नुकसान हुआ है। भारत का घरेलू बाजार है उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। साथ ही साथ एक बात ये भी है कि जब विदेशी कंपनियों का सामान भारत में बिकेगा तो वो जो पैसा मिलेगा वो पैसा भी विदेशों में ही जाएगा, मतलब भारत की जो पूंजी है वो विदेशों में जानी लग जाएगी। एक समस्या ये भी क्रिएट होती है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे बौद्धिक लोग हैं या जो तकनीकी क्षमतावान लोग हैं उनका पलायन भी प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके यहाँ उनको अधिक पैसा मिलता है, वहाँ उनको अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनको अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। इसलिए जो बौद्धिक क्षमतावान लोग हैं या तकनीकी ज्ञान प्राप्त लोग हैं वो विदेश की ओर जाने लग जाते हैं। अमेरिका का इसका एक बड़ा उदाहरण है कि अमेरिका में यहाँ 70% जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं वो भारतीय ही है। ये एक उदारीकरण की प्रक्रिया का नकारात्मक प्रभाव है। साथ ही साथ एक असमान आर्थिक विकास। देखिए ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियां जब भारत में निवेश करती हैं तो वो ऐसे राज्यों के साथ कोलैबोरेशन करती हैं, ऐसे राज्यों में अपनी फैक्ट्रियां डालती हैं जहां उन्हें संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो उसका एक नुकसान ये होता है कि कुछ राज्य तो विकसित हो जाते हैं, लेकिन कुछ राज्य हैं उनका आर्थिक विकास भली प्रकार से या अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता। जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, आप इन इलाकों में देख सकते हैं। इनके या पूर्वोत्तर भारत है, उनकी बजाय भारत के उत्तरी भारत में दिल्ली है, या कह सकते हैं बेंगलोर है, या मुंबई है, या कह सकते हैं गुड़गांव है, या हरियाणा है, या पंजाब है, या उत्तर प्रदेश है, या महाराष्ट्र है। इन क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ, इन राज्यों का अधिक विकास हुआ है। एक बड़ी समस्या उदारीकरण के साथ बेरोजगारी की, क्योंकि उदारीकरण की वजह से
दुनिया के दूसरे देशों का माल भारत में बिकने लग जाएगा। साथ ही साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो भी अब अपना उत्पादन भारत में बेचेंगी, तो उसकी वजह से बेरोजगारी में भी वृद्धि होगी, लोगों का रोजगार भी जाएगा। लघु कुटीर उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं, कृषि में जो लोग लगे हुए हैं, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए अब हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं समर्थन मूल्य पे। जब कृषि उपज की बात आती है तो एक शब्द आता है समर्थन मूल्य। कृषि उपज का वह न्यूनतम समर्थन मूल्य जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। देखिए, जैसे किसान की फसल के लिए हमने मान लिया कि किसान के 1 क्विंटल गेहूं के लिए हमने 10,000 रुपये समर्थन मूल्य सरकार ने डिसाइड कर दिया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल 10,000 रुपये समर्थन मूल्य कर दिया। तो अब उस 10,000 रुपये प्रति क्विंटल से कम राशि में उससे वो गेहूं नहीं खरीदा जा सकता। यह उसका समर्थन मूल्य है, कि न्यूनतम मूल्य है कि उस फसल का कम से कम इतना मूल्य तो किसान को चुकाना ही पड़ेगा। तो उसी को हम समर्थन मूल्य या न्यूनतम मूल्य कहते हैं। ये राज्य सरकारें या केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। एक शब्द आता है सब्सिडी या राहत सहायता। देखिए, सरकार द्वारा किसी आर्थिक क्षेत्र, संस्था, व्यक्ति या व्यवसाय को वित्तीय समर्थन या आर्थिक सहायता देना क्या कहलाता है? सब्सिडी कहलाता है। अब ये नगद के रूप में भी हो सकती है या कटौती के रूप में भी हो सकती है। नगद के रूप में या कटौती के रूप में सब्सिडी दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, गैस सिलेंडर है, या कृषि के औजार हैं, या किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उर्वरकों के ऊपर, खाद के ऊपर, औजारों के ऊपर, कि सरकार ने बाहर से जैसे ट्रैक्टर लिया, जैसे किसी किसान ने ट्रैक्टर लिया, अब वो ट्रैक्टर 10 लाख रुपए का है, लेकिन सरकार उसके ऊपर 2 लाख की सब्सिडी देती है। मतलब उसको किसान को 8 लाख रुपए ही चुकाने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए से नहीं चुकाने पड़ेंगे। या जैसे हमारे यहाँ गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर बाहर से सरकार जब लेके आ रही है तो वो 1500 रुपये का है, लेकिन सरकार हमें सब्सिडी लेके 700 या 800 रुपये में उपलब्ध करवा रही है। पेट्रोल है, उसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाती है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं और सरकार उसके ऊपर हमें सब्सिडी प्रदान करती है। चलिए, आज का जो हमारा अध्याय है ये करीब करीब पूरा हो गया है। इसके हर टॉपिक पे मैंने चर्चा की है। अब देखिए, इस लेसन के अंदर या इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। अधिकांशतः ये जो प्रश्न हैं वो सारे गत परीक्षाओं में आए हुए भी हैं, और ऊपर जो हमने जो भी पढ़ा है ये प्रश्न उन्हीं में से है। तो सबसे पहले है बाजार क्या है, इसके उदाहरण लिखिए। कौन सा वर्ण है वो भारतीय समाज में व्यापारी के महत्व को दर्शाता है? तो हमें पता ही है, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें वैश्य है वो व्यापारिक वर्ग है। विनिमय का बिल या हुंडी क्या है, हमने चर्चा की थी। अदृश्य हाथी कल्पना, इसकी चर्चा हमने कर ली है। स्मिथ ने किस प्रकार के व्यापार का समर्थन किया? तो खुले व्यापार का समर्थन किया। थोराई गांव का अध्ययन किसने किया था? अल्फ्रेड गेल ने किया था। और उपनिवेशवाद के दौरान मारवाड़ी किस प्रकार एक सफल व्यापारिक समुदाय बना, इसकी चर्चा हमने की। उदारीकरण क्या है? लेस एंड फेयर की नीति क्या है एडम स्मिथ की? पुष्कर का मेला क्यों प्रसिद्ध है, ये हमने चर्चा कर ली। और किस अर्थशास्त्री ने बाजार अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया? तो एडम स्मिथ है, आ गया। भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव हैं? अतिरिक्त मूल्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया है, इसका भी अध्ययन हमने कर लिया। भारत में पूंजीवाद के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ है, तो इसका उत्तर हामी ही है कि पूंजीवाद के कारण भारत में उपनिवेशवाद प्रबल हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण का एक आयाम है, तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण का ही एक आयाम है। फिर एक खुले व्यापार का समर्थन किसने किया था? लेस एंड फेयर की नीति, एडम स्मिथ है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक भी एडम स्मिथ हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित था? तो नहीं, हमने ऊपर पढ़ा है कि उपनिवेशवादी जो व्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। उदारीकरण क्या है, ये हमने ऊपर चर्चा कर ली है। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की प्रणालियों पर कुछ विशेष लोगों का अधिकार होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। तो भूमंडलीकरण की चर्चा भी हमने ऊपर कर ली है। तो विद्यार्थियों, आज के इस अध्याय में हमने हर पहलू पर चर्चा करने का प्रयास किया है, हर पहलू, हर प्रश्न को छूने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्याय से जो भी प्रश्न आएगा अब आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नए अध्याय के साथ फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये क्लास पसंद आई, तो आप इसको शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।